हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं लेकर आई हूँ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर यानी जैव प्रक्रम का पार्ट 2। आपको पता है कि हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैंने आपको एक प्रोवाइड कराया है, जहाँ पर पार्ट 1 में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की, जहाँ मैंने पोषण और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें श्वसन के बारे में बताया, लेकिन वहन और अभी भी उत्सर्जन पढ़ना बाकी है। तो आज के इस वीडियो में हम वहन और उत्सर्जन को पूरा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देर किस चीज़ की। इसे स्टार्ट करने के पहले आज का सेशन भैया इतना इंटरेस्टिंग है कि पहले ही लाइक कर दो। पहले ही लाइक करके हमको बैठ जाना है, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। और जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं विशेष रूप से जानकारी ज़रूर दूंगी हमारे इस चैनल के बारे में। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, यदि क्लास 6 से लेकर 12th में आप किसी भी क्लास में हैं सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है और हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर बेटा सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में होता है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। और जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ इन सब के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है, जहाँ इंग्लिश में स्टडी होती है। तो आप अगर चाहो कि भाई जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इंग्लिश में पढ़ना है या अदर किसी भी क्लास का, तो भाई इंग्लिश मीडियम चैनल पे केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ओके, सो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2 अब हम करते हैं स्टार्ट, जहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मानव वहन से लेकर मानव तो अभी हम हटा ही देते हैं, हम वहन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहन में हमें पादपों में वहन भी पढ़ना होगा। ठीक है, सो कुछ चीज़ों को समझिएगा। क्या होता है ना बेटा, वाहन को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आप केवल ये मत सोचा करो कि हमारे बॉडी में केवल ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, हम सभी बहुकोशिकीय में आते हैं। भाई कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सो हम जो बहुकोशिकीय में आते हैं, हमारे शरीर में क्या होते हैं, कई सारे सिस्टम होते हैं, हमारे बॉडी में कई सारे तंत्र होते हैं और ये तंत्र ना अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब होता ये है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र है। मुझे एक बात बताओ, हमने खाना खाया, इसके पहले वाले सेशन में, इस पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था हमने खाना खाया, भाई वो ब्रेक डाउन हुआ, डाइजेस्ट हुआ, जो काम की चीज़ें थी वो ब्लड में मिल तो हमारे बॉडी में पहुंच गई हर एक हिस्से में, और जो काम की नहीं थी वो शरीर के बाहर निकल गई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और एनस वाले सेक्शन से। यही हुआ ना। तो हमने देखा यार वो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में हमारे ब्लड में जाकर मिल जाएंगे और पूरे बॉडी को मिलेंगे, हाँ या ना, तभी तो एनर्जी मिलेगी। हमें ये चीज़ पता चली कि भाई हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट हुए। फिर हमने जाना कि भाई हमारे बॉडी में क्या होती है, तरह तरह की ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि से तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, और ये जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, ये सीधे जाकर किस में मिल जाते हैं बेटा, ब्लड में जाकर मिल जाते हैं। तो ये ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है कि नहीं। तो केवल मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लड का ही सर्कुलेशन हो रहा है, पोषक तत्व, हार्मोन्स, CO2, O2, है ना, सब अपने अपने प्लेस पर हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने का काम करते हैं। यही ट्रांसपोर्टेशन या फिर क्या कहलाता है, वहन। चलो इसे हम बुक की लैंग्वेज में, बुक की भाषा में समझते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों यानी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात चल रही है। इनमें शरीर की संरचना अत्यंत जटिल होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने के कारण, विभिन्न जैव क्रियाओं के उत्पाद एवं अन्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। जैसे भोज्य पदार्थों का पाचन हो गया तो आहार नाल में होगा, परंतु इन पोषक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनका शरीर की कोशिकाओं में पहुंचना बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, आवश्यक होता है।
और इसे सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र उपस्थित होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में, सर्कुलेशन में बेटा हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ओके चलो, अब बात आती है कि भाई अब हम जैसे जाने मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र क्या होता है हमें पता चल गया, लेकिन मैम मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है? बेटा इसके लिए आपको पहले तो ये जानना होगा कि हमारा ना ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है। सो मानव में बंद परिसंचरण तंत्र मेनली दो भागों में क्या होता है बेटा, डिवाइडेड है या फिर विभक्त होता है। एक क्या होता है बेटा, रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है लसिका परिसंचरण तंत्र यानी कि लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। डन। एक क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक क्या हो जाएगा, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिसंचरण तंत्र को पहले तो हम अगर बात करते हैं समझने की कि मैम ये रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सिंपली अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा में समझाऊँ ना, जहाँ पर हमें रुधिर से संबंधित चीज़ें पढ़नी पड़े, जैसे ऑब्वियसली रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमें रुधिर तो पढ़ना ही होगा, और अगर हम रुधिर पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना होगा हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को, और ब्लड वेसल्स को यानी कि रुधिर वाहिनियों को। और ब्लड इसमें मैं आपको दो तरीके का पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसमें मैं आपको दो तरीके का ब्लड पढ़ाने जा रही हूँ। एक CO2 वाला ब्लड अलग पढ़ाऊंगी और O2 वाला ब्लड आपको अलग पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम किससे करने वाले हैं, तो हम करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, जहाँ मैं ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा हम रुधिर यानी कि ब्लड से। ब्लड की बात करें, ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। अगर ब्लड नहीं होगा तो हमारा शरीर इस तरह से काम नहीं कर पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? क्या आपने कभी सोचा है हमारे शरीर का कितना % भाग ब्लड है? हमें ऐसा लगता है यार हमारे शरीर में खून ही खून भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप पता है ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि जैसे अगर अभी हमारा हाथ कटेगा या कहीं चोट लगेगी, सबसे पहले ब्लड ही निकलता है। उसके पीछे रीज़न है, लीवर किडनी थोड़ी ना निकलेंगे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में थोड़ी होते हैं, द्रव अवस्था में थोड़ी हैं। लीवर, किडनी, हमारे इंटरनल जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है, सबकी अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक विशिष्ट स्थान है। लेकिन ब्लड एक तरल पदार्थ है, एक तरल संयोजी ऊतक है, जो तरल फॉर्म में होने के कारण हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, फैला हुआ सा होता है। तो आपको मैं बता दूं, हमारे पूरे शरीर का ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ पर ब्लड ना हो। यहाँ पर अगर पिन चुभवाएंगे या पिन ऐसे करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ब्लड निकलेगा, चाहे हम यहाँ करें, चाहे हम यहाँ करें, पेट में करें, थाई में करें, पैर में करें, कोई भी बॉडी का सेक्शन, इवन सर ही हमारा क्यों ना होगा, अगर इसमें एक छोटी सी खरोच भी आती है तो सबसे पहले क्या निकलता है, ब्लड ही निकलता है। हाँ, वो क्लॉटिंग होती है, वो एक अलग मैटर है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन सबसे पहले ब्लड ही निकलता है, पानी कभी नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इससे एक अंदाज़ा लगाओ कि ब्लड हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ब्लड तो होना ही चाहिए, ब्लड का ना निकलना एक भारी समस्या हो जाती है, क्योंकि रक्त की कमी से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो ब्लड की हमारे पास क्या नहीं होनी चाहिए, कमी। अब बात आती है कि मैम ये जो ब्लड होता है हमारे शरीर का कितना % है। बेटा ब्लड हमारे पूरे शरीर का 7 से 8% होता है। हमारे पूरे बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में 7 to 8% ब्लड ही पाया जाता है। और इस ब्लड को लेकर अगर मैं बात करूं, ये 7 से 8% ब्लड जो होता है, हमारे पूरे शरीर का कितना % भाग ब्लड है, 7 से 8% भाग। और ये जो 7 से 8% भाग ब्लड होता है, ये लीटर में कितना होता है, तो पुरुषों में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है। महिलाओं में थोड़ा सा रक्त की कमी ही पाई जाती है, और ये है ही। तो पुरुषों में कितना होता है बेटा, तो भैया वो 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। और महिलाओं में कितना होता है, फीमेल्स में, सो वो 5 लीटर के आसपास होता है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्या सबको ये कहानी समझ में आ गई? चलो, तो अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि ब्लड किस तरीके का ऊतक होता है। सो हमेशा ध्यान रखना कि भैया यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है,
यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ये जल से कुछ भारी, थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है। बिल्कुल सही, जल से थोड़ा सा भारी होता है, दिस इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सच है। थोड़ा सा चिपचिपा होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमें कहीं चोट लग जाती है, थोड़ा सा ब्लड आता है, तो आप नोटिस करना वो ऐसा चिपचिप जैसा हो जाता है, क्योंकि उसका नेचर है। ब्लड कैसा होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है। स्वाद में कैसा होता है, नमकीन। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ना सुनना, बट ये सच है भाई। ब्लड के टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट में, स्वाद में थोड़ा सा सॉल्टी सा, थोड़ा सा नमकीन सा होता है। अब ये वैसा वाला नमकीन नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि मैम हमें तो कभी नहीं लगा। थोड़ा सा आप अगर कभी, सबने किया होगा टेस्ट, ऐसा नहीं कि कभी ब्लड टेस्ट नहीं किया होगा। छोटे छोटे से खून अगर निकलने लगता तो जैसे मुंह में लेके उसे चूसने लगते थे कि भाई ज़्यादा मात्रा में खून ना निकले, है ना। तो स्वाद में ये नमकीन होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। मैम ये हल्का सा क्षारीय क्यों है बेटा, इसका जो पीएच होता है ना वो 7.4 होता है, पहली बात तो। ठीक है। इसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 7.4 होता है, जिसके कारण मैं आपको बता सकती हूँ कि ये कैसा होगा, हल्का सा क्षारीय होगा। क्योंकि जो पीएच स्केल होता है ना, क्योंकि जो बेटा पीएच स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 के बीच होता है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 के बीच होता है, और इसका पीएच 7.4 है। तो इसमें वो क्षारीयता नहीं होगी जो पीएच बढ़ने के साथ होती है। 7.4 मतलब क्षारीयपन थोड़ा सा बहुत कम होगा, तभी तो हम हल्का सा क्षारीय बोल रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये थोड़ा सा नमकीन होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे ब्लड है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं। ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। हृदय संपूर्ण शरीर में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन यानी O2 पहुंचाता है, और अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट प्रोडक्ट व कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर में क्या कर देता है, कलेक्ट करके रख लेता है, एकत्रित करता है। क्लियर। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 to 8% होती है, और एक 70 किलोग्राम के मनुष्य में शरीर में एवरेज 5 to 6 लीटर रुधिर जो है वो होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति में 5 to 6 लीटर ब्लड तो होना ही चाहिए, जहां मेल में ऑब्वियसली फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है। स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कुछ कम होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। समझे कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एंड अब हम थोड़ा आगे की कहानी को ब्लड के बारे में जानते हैं, और रुधिर के हम संगठन को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सारी बेसिक चीज़ें पढ़ाने के बाद कि बेटा ये जो ब्लड होता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इनका कॉम्पोजिशन, ये संगठन क्या कहलाता है। तो ब्लड 2 महत्वपूर्ण चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है बेटा, प्लाज्मा, और एक क्या होता है भैया, रक्त कणिकाएं। क्या कहा है बेटा मैंने आप सभी से कि रक्त जो है, ब्लड जो है वो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। प्लाज्मा किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो रक्त किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो ये प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है, एंड हमारे ब्लड में जो रक्त कणिकाएं हैं वो कितनी होती हैं बेटा, सो वो 45% होती हैं। कितनी होती हैं, ऑब्वियसली कितनी होंगी, ये 45% होंगी। और इन 45% में आपको क्या मिलेगा, RBC, क्या मिलेगा, WBC, और क्या मिलेगा बेटा, तो फिर मिलेगा प्लेटलेट्स, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं। हिंदी में जो कि क्या कहलाता है, बिम्बाणु कहलाता है। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पूरे ब्लड में, जनरली अगर मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ कभी कि बेटा बताओ हमारा ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो बच्चे बोलते हैं मैम RBC से मिलकर बनता है, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम WBC भी, कुछ बोलते हैं मैम प्लेटलेट्स। गलत नहीं बोल रहे हो, बट मेनली हमारा ब्लड प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। आप खुद सोचो ना, हमारे ब्लड में ज़्यादा % किसका देखने को मिल रहा है, प्लाज्मा का। और ये प्लाज्मा भी ध्यान से सुन लो, ये 90 से 92% किससे मिलकर बना है, और 8 से 10% किससे मिलकर बना है। तो मैंने आपको क्या बताया भैया, 90 से 92% इसमें पानी ही पाया जाता है, वाटर ही होता है, और 8 से 10% में अदर थिंग्स यानी कि अन्य चीज़ें आती हैं, है ना। 8 से 10% में अदर थिंग्स यानी कि बेटा अन्य चीज़ें इसमें आती हैं।
ओके, तो ये थी कहानी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। देन मैं आपको प्लाज्मा के बारे में बताती हूँ, प्लाज्मा के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। रुधिर का संगठन, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। रुधिर के निम्न 2 मुख्य घटक होते हैं, जहाँ सबसे पहले प्लाज्मा। आप ध्यान से देख लो, ये यूरिन नहीं है, पहली बात, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अगर हम हमारे ब्लड से ब्लड कॉर्प्यूसेल्स को अलग कर देंगे, रक्त कणिकाओं को अलग कर देंगे, सो ये वाला पूरा सेक्शन ही क्या कहलाएगा बेटा, प्लाज्मा। प्लाज्मा कुछ ऐसा दिखाई देता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, क्या बोला है, हमारे रुधिर या ब्लड में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वजरी पदार्थ का विलीन रूप या मिला हुआ रूप में वहन करता है और ये रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसमें 90% पानी और 10% में कुछ जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर यानी कि हमारे ब्लड का बेटा निर्जीव भाग भी कहा जाता है। कौन सा भाग कहा जाता है, इसे हमारे रुधिर यानी कि हमारे ब्लड का बेटा निर्जीव भाग भी कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ रुधिर कणिकाएं या रुधिराणुओं के बारे में हम जानते हैं। भाई ये रुधिर का लगभग 45% भाग बनाते हैं। हमारे पूरे ब्लड का 45% भाग बनाने का कौन काम करते हैं, तो वो ब्लड कॉर्प्यूसेल्स करते हैं। अभी मैंने आपको बताया। मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3, जैसे कि एक आरबीसी, आरबीसी बोल दो, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स बोल दो, या फिर लाल रक्त कणिकाएं बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट उसके बाद श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, एंड थर्ड है आपके पास रुधिर प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अभी मैं आपको दोनों के भी नाम बताऊंगी, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, वो भी हम जानेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, एक एक करके अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक करके इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं किससे बेटा, आरबीसी से। आरबीसी की अगर मैं बात करती हूँ, सो आरबीसी की अगर हम बात करें, भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या मैम इसका नाम आरबीसी है, तो बेटा सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीसी का क्या होता है, अदर नेम भी होता है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि भैया आरबीसी का अन्य नाम भी होता है, और वो पता है क्या है, सो वो है एरिथ्रोसाइट्स। पता है वो क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। ये आरबीसी का अदर नेम है, यानी कि अन्य नेम है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैम आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है या शरीर का हिस्सा है जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है, तो फिर मैं आपसे क्या कहूँगी बेटा कि वो प्लेस ना, वो है बोन मैरो, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अस्थि मज्जा बोलते हैं। बोन मैरो जो कि क्या कहलाती है, अस्थि मज्जा कहलाती है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं। हमने क्या देख लिया कि इसका अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या है, इसका फॉर्मेशन यानी निर्माण कहाँ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इनका जीवन काल कितने दिन का है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि आरबीसीज का जीवन काल कितने दिन का होता है, सो भैया वो होता है 120 डेज़ का। इनका जीवन काल कितने दिन का होता है बेटा, 120 दिन का होता है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मैम इसकी डेथ कहाँ जाकर हो जाती है, तो इसकी जो डेथ है ना बेटा, वो जाकर हो जाती है स्प्लीन में, यानी कि प्लीहा में। कहाँ जाकर होती है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में जाकर हो जाती है। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि मैम एक्चुअली में इसका काम क्या होता है, तो सुनो, आरबीसी का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ऑक्सीजन का क्या करना बेटा, संवहन करना। तो ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के संवहन में क्या करती है, सहायता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संवहन में सहायता करने का काम कौन करती है, सो वो आरबीसी ही करती है। कोई कंफ्यूजन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम डब्ल्यूबीसी की तरफ चलते हैं, डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। तो ये थी आरबीसी की कहानी। 50 से 60 लाख इसकी संख्या होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और एक चीज़ और, आरबीसी की अगर हम बात करें, सो हमारे ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो वो स्प्लीन
या प्लीहा होता है। ध्यान रखना, शरीर का ब्लड बैंक क्या होता है, तो वो स्प्लीन यानी प्लीहा होता है। यहीं पर इससे रिलेटेड एक चीज़ लिखवा देती हूँ। पहली बात तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोल दो बेटा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान हो जाए, या फिर मैं आपसे क्या बोल दूँ, हमारे शरीर का ब्लड बैंक है ना, आरबीसी का कब्रिस्तान भी ये है, और हमारे शरीर का ब्लड बैंक, पूरे बॉडी का ब्लड बैंक वो भी क्या होता है भैया, वो आरबीसी ही होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलो भाई, दैट्स इट। नाउ अब आते हैं हम किसकी तरफ बेटा, डब्ल्यूबीसी की तरफ। किसकी तरफ? तो अब आ गए हैं हम डब्ल्यूबीसी की तरफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? तो भैया इसका अन्य नाम होता है बेटा ल्यूकोसाइट्स। इसे और किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? क्या कहा है मैंने आप सभी से कि इसका निर्माण जाकर कहाँ पर हो जाता है? सो बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसका निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। जहाँ किसका हो रहा था भैया? हमारे आरबीसी का हो रहा था। अस्थि मज्जा पता है कहाँ होती है? ऑब्वियसली हमारी बोन्स में होती है, ऑब्वियसली हमारी अस्थियों में होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई इसका जीवन काल कितने दिन का है बेटा? तो सुनो, इसका जो जीवन काल होता है भैया वो होता है 10 से 13 दिन, अराउंड 10 to 13 डेज इसका क्या होता है? जीवन काल। और इसका काम बताऊँ मैं आपको? तो सुनो, इसका जो कार्य होता है, इसका जो काम होता है वो होता है बेटा रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। क्या बोला है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना यही इसका क्या होता है बेटा? काम होता है। क्लियर? चलिए, तो ये थी कहानी जो हमने यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को लेकर जानी है। एंड लास्ट आते हैं अब हम किसकी तरफ? प्लेटलेट्स की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बिम्बाणु बोलते हैं, है ना? प्लेटलेट्स की तरफ जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सो जो कहलाता है बिम्बाणु। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम बिम्बाणु से। तो जहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भैया इसका अन्य नाम क्या है। अब क्लियर? तो इसका अदर नेम पता है क्या होता है भैया? थ्रोम्बोसाइट्स। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। ये क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स होता है। क्लियर? फिर हमने क्या देखा कि भैया इसका निर्माण जाकर कहाँ पर हो रहा है? तो भैया इसका जो निर्माण है ना वो हमारी बोन मैरो अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण जाकर होता है। क्लियर ये चीज़? वेरी गुड, वेल डन। फिर हमने क्या देखा कि भैया इसकी जो है जीवन काल कितने दिन का है। वेरी इंपॉर्टेंट। पता है सबके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये पूरा बता रही हूँ। तो इसका जीवन काल ज़्यादा नहीं, 2 से 4 या 2 से 5 दिन का, या 3 से 6 दिन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसकी मृत्यु भी जान लो भैया, इसकी मृत्यु कहाँ होती है बेटा? सो इसकी जो मृत्यु है वो स्प्लीन प्लीहा में ही जाकर हो जाती है। एंड लास्ट आते हैं मैम इसका काम क्या है हमारे बॉडी में? सो बेटा इसका काम या इसका कार्य होता है ब्लड क्लॉट करना, रक्त का थक्का जमाना। सो रक्त का थक्का जमाने में ये क्या करता है बेटा? सहायता करता है ना? ब्लड क्लॉट करने में, रक्त का थक्का जमाने में ये क्या करता है? सहायता। दैट्स इट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ मेन चीज़ें थी जो हमें इन तीनों के बारे में जाननी थी, जो इन तीनों के बारे में हमें समझनी थी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रुधिर कणिकाओं या रुधिराणुओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है क्या कि मैम हृदय के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो हृदय में डायरेक्ट भी पढ़ा सकती थी, बट मैंने सोचा पहले ये धड़कता हुआ हमारा जो हृदय है, ये जो पंप करता हुआ हमारा जो हृदय है, इसके पहले क्यों ना थोड़ा सा ब्लड पढ़ लिया जाए। क्यों?
क्योंकि हमें इसमें अभी आवश्यकता पड़ेगी, बार बार ब्लड 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 आता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको थोड़ा सा हृदय के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, सॉरी ब्लड के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फिर मैं आपको हृदय पढ़ाऊँगी तो आसान हो जाएगा। तो बेटा ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है ना, हमारी जो वक्ष गुहा है, ये वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच यानी कि हमारे लंग्स के बीच में स्थित होता है, और इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाईं ओर होता है। इसका मतलब सुनो, पहली बात तो ये मुट्ठी के आकार का होता है, थोड़ा सा इस साइड क्या होता है, झुका हुआ सा होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। हार्ट हमारा बिल्कुल यहाँ नहीं है, पहली बात तो। कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे तो लग रहा है दिल का दौरा लग जाएगा, भैया हार्ट यहाँ कभी नहीं होता है। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी ये होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट होता है, झुका हुआ सा होता है, ठीक है। साधारणतः इसका आकार जो है भैया वो बंद मुट्ठी के समान ही होता है, कुछ इस प्रकार से। मानव हृदय गुलाबी रंग का, गुलाबी लाल गुलाबी बोल सकते हैं, स्पंदनशील होता है, शंक्वाकार होता है, खोखला एवं मांसल अंग होता है। इसका जो वेट है ना बेटा अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 300 ग्राम होता है। अप्रोक्सीमेटली हमारे हार्ट का जो वेट है, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, लगभग 300 ग्राम होगा। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली भैया डबल मेम्ब्रेन और हृदय आवरण थैली या हृदय आवरण से घिरा हुआ होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। कई बार एमसीक्यूज वाले सेक्शन में ही ऐसा हो जाता है, या लिखने को आ जाता है कि हृदय किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसका नाम बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि वो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है जिससे हमारा हृदय घिरा हुआ होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हृदय जो है ना बेटा वो किसका होता है, 4 कक्षों से बना हुआ होता है। 4 चैम्बर्ड ये होता है, क्योंकि इसमें कितने कक्ष होते हैं बेटा, इसमें 4 कक्ष होते हैं। हमारा हृदय 4 कक्ष का बना हुआ होता है, जो कि किस में विभक्त होते हैं, सो ध्यान से सुनेंगे। ये आलिंद यानी कि ऑरिकल, और किस में बेटा वेंट्रिकल यानी कि निलय में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। ऊपर का जो भाग होता है हृदय का वो ऑरिकल यानी आलिंद होता है, और नीचे का भाग होता है हृदय का जो वो वेंट्रिकल यानी कि निलय होता है। ऑरिकल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि किस नाम से जाना जाएगा बेटा, दायां और बायां, ठीक है। और ये भी कैसे डिवाइडेड होगा, ऑब्वियसली सेम, दायां और बाएं में क्या होगा, ये विभक्त होगा। किस में, दाएं और बायां में क्या होगा, ये विभक्त होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, तो आप ध्यान रखना, हमारा हृदय, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। एक ऑरिकल, वेंट्रिकल, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही अपने लेफ्ट राइट साइड वाले पार्ट्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी वेन्स एंड आर्टरीज को लेकर। भैया वेन्स, आर्टरी, महाधमनी, महाशिरा ये एक दूसरे से अलग हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि वेन्स और आर्टरीज या पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स सब सेम ही होती है, ना जी ना बेटा। इन सब में डिफरेंस है, इन सब में अंतर होता है, ये सब सेम बिल्कुल 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 भी नहीं होती हैं। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? चलो भाई, उम्मीद तो पूरी है मुझे कि आप सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि भाई मानव हृदय 4 कक्षीय या वेश्मीय होता है, 4 चैम्बर जिसे हम बोलते हैं, जो कि हृदय खाच या कोरोनरी सल्कस के द्वारा 2 आलिंद, एट्रियम भी बोल दो, ऑरिकल बोल दो, या 2 निलय, वेंट्रिकल में ये बटा हुआ होता है। जहाँ आलिंद और निलय, सबसे पहले मैं अभी इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगी, हार्ट एक्सप्लेन करूँगी। हार्ट में आपको प्रॉपर अभी के अभी 4 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ, और वहाँ आलिंद का और निलय का, पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी वेन्स यानी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, इन सभी के बताती हूँ काम, ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आप क्या रखेंगे ध्यान। और हाँ, ये जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ना, अगर ये अच्छे से सीख लिया तो आपको किसी भी चीज़ की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले तो बेटा जल्दी से इसका क्या ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब क्या होता है ना बेटा, देखो सबसे पहले तो इधर देखेंगे ध्यान से कि हमारा जो हृदय का डायग्राम है, हमारा जो हार्ट का डायग्राम है, इसे तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा भाग क्या काम करता है।
किस भाग का क्या काम होता है? तो हमारे हृदय के 4 कक्ष होते हैं, ये तो आप सबको पता चल ही गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा डिटेल में जानना तो बनता है। तो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रही हूँ आप सभी को, तो मैं बताने जा रही हूँ कि मैं बना रही हूँ यहाँ पे 4 बॉक्स। थोड़ा सा आप क्या करेंगे भाई, भावनाओं को बेटा समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, यहाँ पर इसे ऐसे नहीं बनाया है, सेम इसे उठा के यहाँ पर कर दिया कॉपी और फिर इसके नीचे कर दिया पेस्ट। आप ये मान के चलो कि हम इससे समझेंगे कि हमारे हृदय के क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। हालांकि वो 4 कक्ष 1 2 3 4 ये हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये होता है भैया बायां आलिंद। क्या होता है? तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसे हम बोलते हैं, ये है बायां आलिंद। क्लियर? और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ, सो ये वाला सेक्शन है क्या, दायां आलिंद। ऑब्वियसली वो बायां था तो ये क्या होगा, दायां होगा, और ये क्या हो जाएगा, दायां आलिंद हो जाएगा। क्लियर? फिर आते हैं नीचे की तरफ कि ये क्या है, दायां निलय है। कौन सा निलय है? दायां निलय है। और ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां निलय। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने देख लिया हमारे हृदय के 4 कक्ष, 4 चैम्बर होते हैं जो कि दाएं और बाएं, दाएं और बायां आलिंद और निलय में विभक्त होते हैं। अब बात ऐसी है कि मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पर क्या छोड़ा है बेटा, स्पेस छोड़ा है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से क्या होता है बेटा, जो वेन्स होती है ना, यानी कि जो शिराएं होती है ना, वो सीधे जाकर किससे कनेक्ट होती हैं, हमारे दाएं आलिंद से जाकर होती हैं बेटा, इस तरह से कनेक्ट। और एक चीज़ और, कहीं पर भी अगर CO2 मिल जाए तो समझ जाना कि मैं बात कर रही होंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी कि अशुद्ध रक्त की। और बेटा कहीं पर भी O2 मिल जाए तो समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही होंगी, सो मैं बात कर रही होंगी शुद्ध रक्त की। ठीक है? सो CO2 मिलेगा तो अशुद्ध रक्त और O2 मिल गया तो हम शुद्ध रक्त मानेंगे। इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। CO2 बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी बी ऑक्सीकृत ब्लड ये होता है, और O2 बोले तो भैया ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीकृत ब्लड ये होता है। सो हमारे शरीर में क्या होता है ना बेटा, जो CO2 है, CO2 वाला जो ब्लड होता है वो इन वेन्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, वेन्स की हेल्प से डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, दाएं आलिंद में पहुंचता है। अब बात आती है कि मैम ये क्या है, सो बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। हिंदी में जो कि ये क्या कहलाती हैं, सो ये कहलाती हैं बेटा शिरा। सो ये क्या है, वेन्स यानी कि शिरा। शिरा क्या करेगी, जो बी ऑक्सीकृत ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसे शरीर से कहाँ पहुंचाने का काम करती है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में, अब पूरे दाएं आलिंद में बताओ कौन सा ब्लड होगा, ऑब्वियसली CO2 वाला ब्लड ही तो होगा ना। तो हमने क्या देखा भाई, इस पूरे सेक्शन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, जो हमें नहीं चाहिए। अब क्या होगा भाई, दायां आलिंद उस ब्लड को किसे पहुंचा देगा, तो ये बहुत तेजी से उस ब्लड को कहाँ पहुंचा देगा, हमारे दाएं निलय के पास पहुंचा देगा। किसके पास, दाएं निलय के पास पहुंचाएगा। एंड ऑब्वियसली इसके पास भी कौन सा ब्लड हो जाएगा बेटा, CO2 वाला ब्लड हो जाएगा, यानी कि बी ऑक्सीकृत ब्लड हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से भी एक कहानी निकल कर आती है, और वो ये कहती है कि जो दायां निलय है ना, ये जो दायां निलय है, जैसे कि मैं काम करती हूँ, इसे यहाँ से लेकर चलती हूँ, और ये जो दायां निलय है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं बेटा, ये सीधे जाकर कनेक्ट होता है हमारे लंग्स से, यानी कि हमारे फेफड़ों से। और प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुद से बुद्धि लगाओ, सोचो कौन सा ब्लड लेके जा रहा होगा। फिर आप क्या कहोगे, मैम इसके पास तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड था ना,
तो ये तो वही लेकर आएगा, बिल्कुल सही कहा है, ये वही ही लेकर जा रहा है। सो इसने हमारे लंग्स को वीऑक्सीकृत ब्लड जो है वो प्रोवाइड करा दिया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो से प्रोवाइड करा दिया। अब क्या होगा, तो हमने देखा दायां निलय हो गया, दायां निलय ने लंग्स को दे दिया। अब किसकी हेल्प से दिया है भाई, किसकी सहायता से दिया है? सो बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्या है हमारी, सो इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, हिंदी में जो कि क्या कहलाती है भैया, फुफ्फुस धमनी कहलाती है। पल्मोनरी आर्टरी बोले तो बेटा क्या हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी। और ये जो फुफ्फुस धमनी है कौन सा रक्त लेकर गई है, सो हमारे दाएं निले से वीऑक्सीकृत ब्लड सीधे पहुंचा दिया इसने हमारी लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा भाई, इसका काम है ये क्या करेगा, जो वीऑक्सीकृत ब्लड था यानी CO2 वाला ब्लड था उसे सीधे कन्वर्ट करवा देगा किसमें, O2 वाले ब्लड में, यानी उसे शुद्धता का काम कर देगा। तो इसने क्या काम किया है, CO2 को किस में कन्वर्ट करवा दिया भैया, O2 में, यानी कि अब ये क्या सप्लाई करने वाला है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। तो हमारे हृदय के दोनों दाएं हिस्से में, कक्ष में, चाहे वो आलिंद हो या फिर बेटा वो निलय हो, इसके दोनों सेक्शन में कौन सा ब्लड हो जाएगा, वीऑक्सीकृत ब्लड होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब होता ये है भाई कि बायां आलिंद जो है, ठीक है, जो बायां आलिंद है हमारे लंग्स से ब्लड छनने के बाद, छनने के मतलब जो ये पूरी शुद्धता का काम हुआ है, छनना नहीं बोलेंगे, शुद्धता के बाद अब कौन सा ब्लड ये लेकर जा रहा है बेटा, तो ये लेकर जाएगा O2 वाला ब्लड। ये O2 वाला ब्लड सीधे कहां पर चला जाएगा, सो ये O2 वाला ब्लड आएगा हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में कौन सा रक्त है बेटा, सो इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसने पहुंचाया, तो हमने देखा भाई हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी थी, फुफ्फुस धमनी थी, ये तो CO2 वाला ब्लड लेकर हमारे लंग्स के पास चली गई और लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बाएं आलिंद को दिया। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि मैम ये क्या है, सो बेटा ध्यान से सुनो, ये है फुफ्फुस शिरा, इसे हम क्या बोलेंगे, सो ये हो जाएगी हमारी फुफ्फुस शिरा। कौन सी शिरा होगी, सो बेटा ध्यान से सुन लो, ये है हमारी फुफ्फुस शिरा। और इस फुफ्फुस शिरा ने क्या किया है, उस ब्लड को हमारे शरीर के, हमारे हृदय के कक्ष जो कि बाएं आलिंद है उसे पहुंचा दिया। बाएं आलिंद के पास O2 वाला ब्लड आ चुका है, अब वो क्या करेगा भाई, बाएं आलिंद से कहाँ पहुंचेगा, सो बाएं आलिंद से वो जो ब्लड है, बाएं आलिंद से वो जो ब्लड है ना, वो आ जाएगा किसमें, ऑब्वियसली बाएं निलय में, ठीक है ना, कहाँ आएगा, बाएं निलय में। अभी मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे ना वॉल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, उसी की सहायता से ब्लड इधर उधर हो रहा है। सो बाएं निलय क्या करेगा भाई, इसके पास भी अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, यानी इसके पास O2 वाला ब्लड है और ये O2 वाले ब्लड को सर्कुलेट कर देगा हमारे पूरे बॉडी में। ये O2 वाले ब्लड को क्या करेगा भाई, सर्कुलेट करने का काम करेगा हमारे पूरे बॉडी में, यानी कि बेटा हमारे पूरे शरीर में, ठीक है। और ये कौन सा ब्लड सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड कर रहा है। इस चीज़ का हम क्या रखेंगे ध्यान, और किसकी सहायता से ये हमारे पूरे शरीर में जाएगा, आर्टरीज यानी कि धमनी की सहायता से। तो ये थी कहानी जो मैम ने आपको की है एक्सप्लेन, और उम्मीद पूरी है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसे हम हार्ट के ओरिजिनल डायग्राम में जानते हैं। ये तो मैंने एक आसान तरीके से आपको समझाया है। अब आते हैं मेन डायग्राम की तरफ। भैया दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। होता क्या है, आपको महाशिरा यहाँ पर एक नाम मिल रहा होगा, तो महाशिरा बोल दो, या फिर हम शिराओं की बात कर दें तो दो तरीके की जगह आपको मिल रही है। एक तो ये वाली जगह आपको मिल रही है और एक ये वाली जगह मिल रही है। मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो भाई डिफरेंस तो है नो डाउट। ये क्या करेगी, शरीर के निचले हिस्से की महाशिरा है और ये शरीर के ऊपरी हिस्से से महाशिरा। मैम इसका मतलब क्या है, एक्चुअली होता क्या है, हमारे शरीर के पूरे नीचे के हिस्से से हृदय का लोकेशन अभी बताई ना, थोड़ा सा इधर पर शिफ्ट होता है ना, इधर पर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो होता ये है बेटा कि जो नीचे के शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच गई बिगड़ती, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो महाशिरा, ये नीचे की जो महाशिरा है ना,
ये पूरे नीचे के ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को पहुंचा देगी कहाँ पर, हमारे दाएं आलिंद में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं फिर ऊपर, शरीर के ऊपर के हिस्से का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसे इसके माध्यम से कहाँ पहुंचा देगी भैया, दाएं आलिंद में। कोई कंफ्यूजन, समझे कि नहीं, हाँ या ना? ठीक है, तो हमने देख लिया शरीर के निचले भाग से महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये CO2 वाला ब्लड कहाँ पहुंचाने का काम कर रही है, दाएं आलिंद में पहुंचाने का काम कर रही है। इस पूरे दाएं आलिंद में कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड। कहाँ चला जाएगा, तो दाएं आलिंद से बेटा ये किस में चला जाएगा, दाएं नीले में चला जाएगा। और यहाँ कौन सा ब्लड होगा, CO2 वाला ब्लड। मैंने आपको कहा था यहाँ पर वॉल्व्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होता है। वॉल्व्स होते हैं जो रास्ता प्रदान करने का काम करते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या हुआ, जो CO2 वाला ब्लड था इस वाले पूरे सेक्शन में आया, तो CO2 वाला ब्लड यहाँ पर हो गया, CO2 वाला ब्लड यहाँ हो गया। अब बात ऐसी है, ये देखो यहाँ से क्या निकली हुई है, फुफ्फुस धमनी, जो सीधे जाकर यहाँ हमारे हृदय के ठीक पीछे पाए जाते हैं लंग्स। ये पहुंच जाएगी भाई लंग्स के पास, और हमारे लंग्स क्या करेंगे, उस CO2 वाले ब्लड को क्या लेकर गई है, CO2। इस CO2 वाले ब्लड को किस में कन्वर्ट कर देगी बेटा, O2 वाले ब्लड में कन्वर्ट कर देगी। और ये फुफ्फुस शिरा वहां से आएंगी, हमारे बाएं आलिंद को O2 वाला ब्लड दे देंगी, फिर यहाँ से ब्लड हमारे बाएं निलय में जाएगा, और फिर इस महाधमनी एओर्टा की सहायता से हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ये थी इसकी कहानी, है ना, जो अभी एक्सप्लेन की है मैंने आपको। सो उम्मीद है कि ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना। आलिंद क्या होता है, हमारे हृदय का ऊपरी भाग होता है। आलिंद की दीवारें अपेक्षाकृत कैसी होती हैं बेटा, थिक होती हैं, मोटी होती हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दोनों आलिंद चाहे वो बायां हो या दायां, अंतरा आलिंदीय पट्ट की सहायता से ही क्या होते हैं, पृथक होते हैं। इसी के द्वारा ये थोड़े से एक दूसरे से अलग होते हैं। मानव हृदय में बायां आलिंद क्या होता है, सबसे बड़ा वेशम होता है। नेक्स्ट निलय की बात करते हैं, ये हृदय का निचला भाग होता है। ऑब्वियसली निलय की दीवारें मोटी होती हैं और दोनों निलय अंतरानिलयी खाज के द्वारा क्या होते हैं, पृथक होते हैं। हृदय की स्पंदन क्रिया, यहाँ हम पंपिंग एक्शन जानने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ हार्ट को लेकर। रुधिर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है, बिल्कुल सही कहा है। हमारा जो ब्लड है भैया वो दोनों ही चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और वो दोनों ही चीजें क्या हैं, चाहे वो CO2 हो और चाहे वो क्या हो, O2 हो। क्या कहा, चाहे वो CO2 हो चाहे वो O2 हो, दोनों का ही ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है। अतः हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है, जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर से रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर में मिलने से रोकता है। ठीक है, हृदय हमारा ऐसे पंप करता है। अभी हमने ये चीज जानी है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम आगे की कहानी की तरफ, और हम जानते हैं अब किसको, धमनी और वेन्स को, यानी कि धमनी और शिरा को। ठीक है, फिर केशिकाएं भी पढ़ेंगे। सुनाओ, अब हम मूव करते हैं हमारे रुधिर वाहिनियों वाले सेक्शन में, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, हमारी रक्त वाहिनियां बोलते हैं। सो भाई होता ये है कि रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता हुआ, रुधिर क्या है, हमारे हृदय, हमारे हार्ट के द्वारा पंप होता हुआ पूर्ण शरीर में बिल्कुल विस्तृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बहता ही रहता है। इसी के साथ रक्त संचरण में रुधिर वाहिनियों के 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है धमनी, जिसे हम आर्टरीज बोलते हैं, एक होता है शिरा, जिसे हम वेन्स बोलते हैं, और एक होता है केशिकाएं, जिसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। बेटा मैम इन तीनों में कोई डिफरेंस होता है? हाँ भाई, सेम तो नहीं है, तीनों में डेफिनेटली कोई ना कोई अंतर तो होगा। सो धमनी की बात करें बेटा, धमनी और रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं, बिल्कुल सही कहा। आर्टरीज क्या काम करती हैं, हमारे जो हार्ट में ब्लड था ना, जो O2 वाला ब्लड जो था, उसे हमारे शरीर के हर एक सेक्शन में पहुंचाने का काम किसने किया भैया, आर्टरीज ने किया। सो धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में पहुंचाती हैं। अतः स्पष्ट है कि आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का काम कर रही हैं।
इनमें मेनली ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर होता है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होता है। केवल पाल्मोनरी आर्टरी ही इसका क्या होती है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ शिरा यानी वेन्स की तरफ। शिराएं शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस हृदय में लाते हैं। क्या बोला है, शिराएं क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, हमारे शरीर से ब्लड को कहाँ पहुंचाएंगी, हार्ट में। जो CO2 वाला ब्लड है वो कहाँ दे देंगी, हार्ट को। आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय के पास ले जाने का काम करती हैं। इनमें CO2 युक्त अनऑक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है बेटा। और पल्मोनरी वेन्स जो है ना, इसका एक्सेप्शन है। जैसे हमने क्या देखा यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, इसका एक्सेप्शन, क्योंकि आर्टरीज प्योर ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड। और हमने क्या देखा कि जो पल्मोनरी आर्टरी भाई वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, समझ गए ना। ऐसे ही वेन्स की बात अगर मैं करूं तो ये कौन सा ब्लड सप्लाई कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड, विऑक्सीकृत। लेकिन पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, ऑक्सीकृत ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं कैपिलरीज की तरफ। केशिकाओं को भी अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहा है मैंने आप सभी से कि केशिकाओं को यानी कैपिलरीज को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सो होता ये है, ये धमनी से शिरा तक रुधिर को ले जाने वाली महीन नलिकाएं होती हैं जो शरीर में ऊतक स्तर पर एक जाल के रूप में अरेंज होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। आप देख लो भाई, ये आर्टरीज और वेन्स आपस में मिलकर कैसे कैपिलरीज बनाने का काम करती हैं, यानी कि केशिकाएं बनाने का काम करती हैं। वास्तव में अंगों में पहुंचकर धमनियां धमनिकाओं में विभक्त हो जाती हैं तथा अंत में पतली पतली केशिकाओं में बट जाती हैं। ये देख लो, ये धमनी, ये शिरा आपस में मिलकर कैसे पतली पतली धमनिकाओं में जो है वो केशिकाओं में जो है वो बट जाती हैं। और ये छोटी छोटी धमनिकाएं जुड़कर ही शिराकाएं और फिर शिराएं बनाती हैं। इनकी पतली दीवारों से अपशिष्ट एवं पोषक पदार्थ और कुछ गैसों का भी क्या होता है, विनिमय होता है। ओके, नाउ अब आते हैं भाई ब्लड प्रेशर की तरफ, रक्तदाब की तरफ। हमने कई बार सुना है, और क्या सुना है हमने कई बार, कि भाई कुछ लोगों का जो बीपी है ना बेटा लो होता है, कुछ लोगों का बीपी हाई होता है। सुनते रहते हैं ना हम ये कि अरे यार उसका जो बीपी है ना वो हाई हो गया, अरे उसका जो बीपी है वो तो लो हो गया। सो बीपी का हाई होना, बीपी का लो होना, इन दोनों ही चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए, सो हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो जनरली क्या होता है, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पता है, बीपी एक अधिक उम्र में होने वाली प्रॉब्लम थी। आजकल लेकिन बहुत कम उम्र में ही जो है लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम तो कुछ लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम। सो होता ये है कि जो बीपी होता है इसका मापन होता है स्फैग्मोमैनोमीटर के थ्रू। इसे क्या किया जाता है, मापा जाता है। ये नामक एक यंत्र होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। सो इसके थ्रू क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। सो बीपी एक्चुअली 120 से लेकर 80 ये mm/Hg होता है, और ये 120 के ऊपर हाई बीपी हो जाएगा, 80 के नीचे लो बीपी होगा। और जब बीपी 120 क्रॉस करता है, सो 120 के साथ 80 वाला भी जो है वो भी इंक्रीज होता है। और जब बीपी लो होता है 80 के नीचे, तो 120 वाला भी ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, लो होने लगता है। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है पहले के समय में एक अधिक उम्र में होती थी, ऐसे जनरली नहीं होती थी। और आज के डेट में तो छोटे छोटे बच्चों को बीपी प्रॉब्लम होने लगी है, लो बीपी की प्रॉब्लम होने लगी है। क्यों? क्योंकि खान पान, रहन सहन, काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन हो गया है। पहले के लोगों का खान पान काफ़ी अलग था, आज के लोगों का खान पान काफ़ी अलग है। पहले के लोगों का उस लेवल का स्ट्रेस नहीं होता था, फिर भी वो चीज़ें झेल लेते थे। आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे, वो इतना जल्दी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो 10 तरीके से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार उन्हें बीपी जैसी प्रॉब्लम भी बचपन में ही झेलने को मिल जाती है। सो बात आती है रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है ना, रुधिर वाहिकाओं की बात चल रही है, इसका मतलब किसकी बात चल रही है, ब्लड वेसल्स। सो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति यानी कि जो वॉल्स होते हैं ना, भित्ति यानी कि वॉल्स के विरुद्ध, अगेंस्ट जो दाब या प्रेशर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्तदाब। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है।
भाई वेन्स की कंपैरिजन में ज्यादा प्रेशर किस में होता है, हमारी आर्टरीज में। सो ये जो दाब लगता है वेन्स की अपेक्षा धमनियों में, आर्टरीज में बहुत ज्यादा होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन, जिसे हम संकुचन कहते हैं, यहाँ पर जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होने की बात चल रही है, इसके दौरान प्रकुंचन दाब और निलय अनुशीतलन यानी कि जब रिलैक्स होता है तो उसके दौरान धमनियों के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? सो भाई वो होता है 120 mmHg और अनुशीतलन दाब जो होता है वो 80 mmHg होता है। स्पाइकोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, मापा जाता है। इसकी सहायता से ही हम क्या करते हैं, बीपी को मेजर करते हैं। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तदाब की समस्या है तो उसे क्या बोलते हैं, अति तनाव। और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है, यानी कि जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है और इससे धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्तस्रावन भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि बीपी की प्रॉब्लम होना एक सामान्य प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ इस तरीके से जो बीपी है वो चेक किया जाता है। कफ के दाब 120 से ऊपर और यहाँ पर कफ में दाब 120 से नीचे देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये 80 से नीचे देखने को मिल रहा है। यहाँ इसको जो है बताया गया, आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ दी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं किसको भाई, अब हम देखते हैं नलिकाएं, रुधिर वाहिकाओं को थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी प्लेटलेट्स। ये आपकी एनसीईआरटी में ऐसा था तो मैंने सोचा ले चलो भाई, इसको क्यों छोड़ना। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। जी हाँ, हमें पता है धमनी रेड कलर की होती है, जो वेन्स होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी और लचीली, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च रक्तदाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, प्रेशर होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वॉल्व्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं उनमें बेटा, वॉल्व्स होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं, वेन्स बनाती हैं और रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं भाई प्लेटलेट्स की तरफ, जो ऑलरेडी जस्ट अभी हमने पढ़ा कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में क्या होता है भाई, कई बार हम गिर पड़ जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, देन ब्लड आने लगता है और हम देखते हैं कि 2 से 5 मिनट बाद कुछ इस तरीके का जो है जाली जैसा स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का जाली जैसा जो स्ट्रक्चर है हमें वहाँ देखने को मिलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 से 5 मिनट बाद पहले ब्लड आ रहा है, फिर जाली जैसा स्ट्रक्चर बनता है और धीरे धीरे करके जो ब्लड है वो यहाँ पर जमने लगता है। और रीज़न क्या है इसके पीछे? तो भाई रीज़न ये होता है कि वहाँ ब्लड क्लॉट हो रहा है, रक्त का थक्का जमता है। सो उस स्थिति पर विचार कीजिए, जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, ब्लड फ्लो होने लगे, तो तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। ऑब्वियसली भाई हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उससे कम मात्रा में ब्लड निकले, क्योंकि व्यक्ति की डेथ भी तो हो सकती है। भाई अभी मैंने आपको बताया हमारे पूरे शरीर का 7 to 8% भाग ब्लड होता है, जो कि 5 से 6 लीटर ये पाया जाता है। 5 से 6 लीटर के बीच ये पाया जाता है, मेल में अलग फीमेल में अलग। अब एक बात बताओ, तुम्हें चोट लगी और क्लॉट नहीं हो रहा है, लगातार ब्लड जो है वो तो बहता रह जाएगा, समझ रहे हो ना, लगातार ब्लड क्या होगा, फ्लो ही होता रह जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। हमारे ब्लड में क्या होती हैं, प्लेटलेट्स, जिसे हम हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और जैसे ही ब्लड हमारे बॉडी से निकलता है, रक्तस्राव होता है, तो वहां पर क्या है करती है, ब्लड क्लॉट करने का काम करती है और रास्ते के बीच में आ जाती है ताकि ब्लड जो है वो फ्लो ना हो सके। ठीक है, लिम्फ के बारे में जानते हैं, लसिका के बारे में जानते हैं, फिर हम पादपों में परिवहन पढ़ेंगे। भैया पहली बात तो ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक प्रकार का द्रव है
जो वहन में भी क्या करता है, सहायता करता है। तो बेसिकली वहन में क्या करता है, हेल्प। इसे लसिका या ऊतक तरल भी कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों, जो कैपिलरीज होती हैं, उनकी वॉल्स में प्रेजेंट जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, उसके द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होते हैं, लेकिन ये रंगहीन कलरलेस होते हैं और अल्प मात्रा में प्रोटीन इसमें पाया जाता है। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में जाकर खुलती हैं। पचा हुआ तथा शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा ही होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। ठीक है, चलिए अब नाउ आते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ, जहां हम जानेंगे पादपों में परिवहन कैसे होता है। हमने जान लिया भाई मानव में वहन कैसे होता है, अब बात आती है मैम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो इसकी कहानी मैं आपको समझाती हूँ और फिर जहाँ जल का परिवहन भी हम देखेंगे और फिर आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। देखो भाई, बात ऐसी है, पादपों में हम क्या जानने जा रहे हैं, परिवहन। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि प्लांट्स भी तो खाना बनाते हैं, प्लांट्स को तो पानी चाहिए होता है। प्लांट्स के पास पानी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि प्लांट है, इसे पानी तो देना होगा जिंदा रहने के लिए। जब हम बिना पानी के नहीं रह सकते जिंदा, तो भाई ये कैसे रहेगा, इसे भी तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी। और इसे पानी कहाँ से मिलेगा, सो भाई इसे पानी हमसे मिलेगा, है ना। पानी वर्षा जब होगी तो मिलेगा। तो पानी कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है, हम पानी तो ऐसे डालते हैं, लेकिन पानी जो है वो रूट्स वाले सेक्शन में, सॉइल वाले पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। और फिर क्या होता है भाई, ध्यान से देखेंगे, ये आपको क्या दिख रही है, ऑब्वियसली लीफ दिख रही है। अब ये जो पानी यहाँ स्टोर है, कभी आपने सोचा है कि प्लांट के दूसरे सेक्शन में कैसे जाएगा। भाई खाना तो बन ही रहा होगा, प्लांट खाना बनाते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं, आपको पढ़ाया है मैंने, पौधे स्वपोषी होते हैं। ये अपने फूड या अपने भोजन के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करते, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से, सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की सहायता से। और इसे क्या चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। एटमॉस्फेयर का क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है। तो ये एटमॉस्फेयर का क्या ले लेता है, CO2, और सनलाइट ले लेता है। इसे सनलाइट मिल जाती है, पत्ती वाले सेक्शन में बनेगा खाना, सनलाइट मिल गई इसको, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल गई, पत्ती ने बनाई है भैया खाना। पर अभी भी एक कमी है, इसको पानी नहीं मिला है। तो ये जो रूट्स है ना, यहाँ पर पानी होता है। साथ ही साथ यहाँ मेंशन करेंगे बेटा हम कि यहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, खनिज भी पाए जाते हैं, और ये वाटर एंड खनिज का सप्लाई कर देता है कहाँ पर, पत्तियों को। अब बात आती है, पत्ती के पास सब आ चुका है, जो चाहिए ना उसे, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए सब है। उसके पास सनलाइट है भाई, उसके पास पानी भी है, खनिज भी है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर से उसे CO2 चाहिए, तो उसके पास वो भी है। तो इसने क्या किया, CO2 भी ले लिया। अब बात आती है, पत्ती बनाएगी खाना, और खाना बनाने के बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में इस पत्ती को क्या मिलेगी, एनर्जी। खाने के रूप में पौधे को एनर्जी मिलेगी, तो ये उस एनर्जी को क्या करेगा भाई, पौधे के हर एक सेक्शन में भेजने का काम करेगा। ये उस एनर्जी को पौधे के हर एक सेक्शन में क्या करेगा भाई, भेजने का काम करेगा। समझे कि नहीं समझे। अच्छा एक चीज़ और, ये CO2 लेगा लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिलीज। जैसे हमें क्या चाहिए, O2, हम CO2 को क्या करते हैं, रिलीज। ये क्या चाहिए इसको, CO2, और ये O2 इसको नहीं चाहिए, ये इसको मतलब नहीं है उससे, ये O2 को क्या कर देता है, रिलीज। ये वो चीज़ है जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में भी हमें यह चीज़ एक्चुअली में क्या करनी पड़ रही है, पढ़नी पड़ रही है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे हम जानना। देखो भाई होता क्या है, तो ध्यान से सुनो। हम पहले एक्चुअली में चर्चा कर चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड तरीके सरल यौगिक जो है वो लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का भंडार जो है वो क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं।
तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो जस्ट मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया है कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कैसे वो अपना फूड यानी कि खाना बनाते हैं। उन्हें सनलाइट चाहिए होती है, उन्हें ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, खाना बनाने के लिए उन्हें सनलाइट चाहिए, पत्ती वाले सेक्शन में खाना बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और रूट से इन्हें क्या मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पर्णहरित बोलते हैं। मैम ये क्या होता है? सो भाई ये एक तरीके का पिगमेंट होता है। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है और पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम एवं प्रचुरतम स्रोत होता है। एक्चुअली में जैसे हमें हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी कुछ पोषक तत्व चाहिए होते हैं और प्लांट्स के जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो NPK के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, यानी कि N बोले तो नाइट्रोजन, P बोले तो फास्फोरस और K बोले तो पोटेशियम। सो बात कुछ ऐसी है कि ये 3 ऐसे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा आगे आते हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों के द्वारा, अब जो पदार्थ होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा, जो मृदा के संपर्क में रहती हैं से किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से क्या हो जाती है, विस्तृत हो सकती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण या डिफ्यूजन प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। ठीक है, खैर नेक्स्ट आगे आते हैं अब हम जल के परिवहन की तरफ कि भाई प्लांट्स जो होते हैं कैसे इनमें जल का परिवहन होता है। तो मैंने आपको बताया कि जाइलम एक टिश्यू होता है। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं भाई, जो रूट्स वाले सेक्शन में पानी होता है ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो रूट्स वाले सेक्शन में क्या होता है, सो रूट्स वाले सेक्शन में जो पानी होता है, ठीक है, रूट्स वाले सेक्शन में जो पानी होता है ना, रूट्स वाले सेक्शन में जो पानी होता है, ये रहा वो रूट वाला सेक्शन। ठीक है, सो रूट वाले सेक्शन में जो क्या होता है, जल यानी कि वाटर, यानी कि क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी होता है और क्या पाया जाता है या और क्या होता है, मिनरल यानी कि होता है खनिज। मिनरल यानी कि क्या होता है, खनिज होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो पत्ती होती है ना, वो पत्ती में पानी और जो खनिज है वो कैसे पहुंचता है, जाइलम टिश्यू की हेल्प से। जाइलम टिश्यू जड़ से जो पत्ती, जड़ से जो पानी और जो खनिज है वो पत्तियों में पहुंचाने का काम करता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर जो है उत्पन्न करता है। क्लियर। इसी के साथ इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जो है वो जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, ये दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने के लिए और युक्ति करते हैं, ये मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर जो कुछ बहुत लंबे लंबे होते हैं, सो जाइलम टिश्यू इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो ऊपर के सेक्शन में जो है जल को पहुंचाने का काम करे। सो एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति यहाँ पर बताई गई है और हम इसी के माध्यम से जानेंगे कि जो लंबा सा वृक्ष होता है वहाँ पर जो जल है कैसे वो पत्तियों तक पहुँचता है, उसी की पूरी प्रोसेस अभी ये चल रही है। तो ये मानकर कि पादप को पर्याप्त जल आपूर्ति है
जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि होती है, रंध्र बोले तो स्टोमेटा के द्वारा हानि हुई है, उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि ही क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और वाष्पोत्सर्जन जल के एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन, जड़ों में से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति में सहायक है। ये ताप के नियमन में भी सहायक है और जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से क्या होता है? प्रभावी है। ठीक है, नाउ दैट्स इट। लास्ट वाला सेक्शन यहाँ पर होता है डन, जहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बता दी हैं। नाउ अब हम आते हैं हमारे न्यू सेक्शन, न्यू पार्ट की तरफ, जो कि है एक्सक्रीशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। सो अब एक पॉइंट यहाँ पर उठता है कि मैम ये उत्सर्जन होता क्या है? इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं सिंपल, सरल, साधारण शब्दों में, तो हमारे शरीर में बेटा कुछ ऐसे नाइट्रोजन युक्त वजरे पदार्थ होते हैं जिनका निकलना क्या होता है? आवश्यक। ये हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकते। सो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में इन नाइट्रोजन युक्त वजरे पदार्थों को निकालने के लिए इस प्रोसेस या प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। सो हम चर्चा कर चुके हैं कि जैव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वजरी गैसों से कुछ छुटकारा पाते हैं और अन्य उपापचय क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। वह जैव प्रक्रम जिनमें इन हानिकारक उपापचय वजरी पदार्थों का निष्कासन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न युक्तियां जो हैं वो प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही। अब बात ये आती है कि मैम सभी के शरीर में उत्सर्जन समान तरीके से होता है, तो ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी के बॉडी में, हम सभी के शरीर में जो एक्सक्रीशन या उत्सर्जन होता है उसके लिए एक विशेष अंग है। अगर मैं बात करूं सभी को लेकर, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर, तो बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। हमारे पास पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन वो सबके पास नहीं होता है, सबके पास उत्सर्जन तंत्र नहीं है। तो बस यही पूरी कहानी आज हम जानेंगे कि हमारे बॉडी से जो उत्सर्जन होता है नाइट्रोजनी वजरी पदार्थों का, वो कैसे होता है। ठीक है, तो जिसके लिए आपके सामने एक यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? तो जिसके लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा का पूरा, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें। आपको यहाँ पर रीनल आर्टरी दिखाई दे रही होगी, जिसे हम रीनल धमनी कहते हैं, और ये ब्लू वाली क्या है? सो ये है रीनल वेन, जिसे हम क्या बोलते हैं? रीनल शिरा। इसी के साथ ये दोनों ही हमारी क्या है भाई? बीन शेप्ड की अगर मैं बात करूं, ऐसा सेम के बीच के आकार की क्या है? ये हमारी किडनी है। इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? तो इसी के ठीक ऊपर पाए जाती हैं हमारी हमारी ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। इसी के साथ ये वाला पूरा सेक्शन क्या कहलाता है? सो इस पूरे सेक्शन को हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर जो है इसे हिंदी में हम मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये वाला सेक्शन ब्लैडर है और नीचे क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। चलिए मैं इसे पूरा बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। जिन भी बच्चों को इसे बनाने में प्रॉब्लम होती है, मैं गारंटी दे रही हूँ अब नहीं होगी। सो कुछ चीज़ें पहले तो आप समझो। कलर को थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करेंगे आप। सबसे पहले तो इस सेक्शन को हम ले रहे हैं, मैंने इसे यहाँ से ऐसे लिया है, आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी ऐसे ही लें, है ना। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ओके, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, डन। अब मैं सेम ऐसा ही रेड वाला बना रही हूँ। ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। ये हमने यहाँ पर इसे ज़्यादा बड़ा बन गया, इसे ऐसे लिया, देन ये ऐसे। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए, क्या बात है, सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जो हमें जाननी थी। चलो भाई, अब क्या करने वाली हूँ, मैं दोनों किडनीज को बनाऊंगी। मैंने लिया इसे ऐसे और मैंने लिया इसे ऐसे, और अंदर जो है इसके मेन सेक्शंस, इसके मेन पार्ट्स, वो भी मैं इसमें बनाऊंगी और उसे भी हम जानेंगे। ठीक है,
अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे। ठीक है, ये इसे हम इस तरह से इस प्रकार से जो है लेकर आते हैं। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये यूं यूं यूं, अभी बताऊंगी ये सब क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, थोड़ी सी और सहायता चाहिए, इसे उठा के जो है आप यहाँ लेकर आ जाएंगे बेटा, है ना। इसे उठाइए और इसे आप यहाँ लेके आ जाइए, उसी तरह से इसे उठाइए और आप इसे यहाँ लेके आ जाइए। देन आप क्या करोगे, आप इसे ऐसे जो है, ये सेक्शन हम सबके शरीर में होता है, हम सबके बॉडी में बेटा ये पाया जाता है। ओके, ये ना हो तो हम भी ना हो, हर एक सेक्शन का इसका होना आवश्यक है। अच्छा, तो अब क्या करने वाले हैं, रुको इसे भी अच्छे से बनाते हैं। अब हम डायग्राम, पता है हमारी ना बायोलॉजी की जान होती है। अगर आपके डायग्राम अच्छे हैं ना तो आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है ना, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेंगे आपके सर या मैम स्कूल में, है ना, इवन बोर्ड में, तो उनको लगेगा कि भाई बच्चे जो है ना थोड़ा सफाई से काम करना पसंद करता है। डायग्राम इतना सुंदर है तो पढ़ता कितना सुंदर होगा। तो डायग्राम ना कहीं हमारी चीज़ों को बहुत पॉजिटिव बनाने का काम करता है। चलिए, आते हैं अब हमारी यूरिनल धमनी है, यूरिनल शिरा है, ये हमारा क्या है, वृक्क यानी कि किडनी है। और हमारी दोनों किडनीज के ठीक ऊपर ही क्या पाया जाता है, ये टोपे नुमा आकार की अधिवृक्क ग्रंथि जो है पाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाएंगे हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, ये ऐसी, ये ऐसी, वैसे तो वहीं लिख देंगे। अच्छा, मध्यांग पिरामिड हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, और ये हमारा कॉर्टेक्स हो जाएगा, और हमारा ये यूरेटर हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला सेक्शन हमारा यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा होगा। ठीक है, एक एक की नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रीनल धमनी। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा है रीनल धमनी। एंड ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रीनल शिरा। रीनल धमनी और क्या हो गया, ये रीनल शिरा। चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये यहाँ से उठाया, अरे भाई ये क्यों जा रहा है कहीं पे, इसके साथ इसको ही क्यों जाना है, क्या प्रॉब्लम है इसको। ओके, अब सही है। ठीक है, अब इसी का और नाम लिखो। नीचे क्या है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, तो लिखते चलेंगे सारे बच्चे मेरे साथ साथ कि भाई इसे हम एड्रीनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली किडनी है हमारी, जिसे हम क्या बोलेंगे, वृक्क बोलेंगे। ओके, नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर वाला सेक्शन ये होगा मध्यांग पिरामिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, मध्यांग पिरामिड ये हो जाएगा। और ये वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यूरेटर, जिसे हम क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। और फिर ये वाला सेक्शन हमारा क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम बोलेंगे मूत्राशय। एंड सबसे लास्ट में आते हैं इस वाले सेक्शन में, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, जो कि क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। ठीक है, यूरेथ्रा जिसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। अब ये जो पूरी चीज़ें मैंने यहाँ पर बनाई है, ये हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि रीनल धमनी से होता हुआ ही जो कुछ ऐसा रक्त जिनमें क्या पाया जाते हैं, नाइट्रोजनी वजर्य पदार्थ, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त वजर्य पदार्थ। हमारी रीनल धमनी की सहायता से ये जो रक्त होता है हमारी किडनी के अंदर जाता है। अब बात ऐसी है कि हमारे किडनी के अंदर ये जो ब्लड जा रहा है या ये जो रक्त जा रहा है, इसके अब भाई हमारी ब्लड को थोड़ा सा वो जो नाइट्रोजनी वजर्य पदार्थ है, यानी कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसे वहाँ से रिमूव करना तो आवश्यक है। कैसे करेंगे, तो इसमें हमारी हेल्प करेगा किडनी।
किडनी उसको क्या करेगी, पूरी तरह से फिल्टर करेगी। लेकिन ध्यान से सुनो, किडनी अकेले ये काम नहीं करती है। किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसे हम वृक्काणु कहते हैं। सो वृक्काणु क्या करते हैं, इसे फिल्टर करने का, छानने का काम करेंगे, मेन काम करेंगे। और फिर पूरे प्रोसेस होने के बाद जो काम की चीज़ें हैं वो इस वाले सेक्शन से हमारे बॉडी में चली जाएंगी, ब्लड में मिक्सअप हो जाएंगी। लेकिन जो काम की नहीं है वो हमारी जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो मध्यांक पिरामिड में उलझे हुए से होते हैं। लगभग 8 से 10 लाख इसकी संख्या होती है। तो इसी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर जो नेफ्रॉन्स होंगे उससे एक एक नेफ्रॉन में लगभग एक एक बूंद जो है वो यूरिन बनती है, मूत्र बनता है। और वो जो मूत्र है वो यहाँ पर इस यूरेटर की हेल्प से, यानी कि इन दोनों मूत्र वाहिनियों की सहायता से किस में जाकर स्टोर हो जाता है बेटा, मूत्राशय में। और मूत्राशय में जब मूत्र जाकर स्टोर होता है, सो यहीं से हमें यूरिन की फीलिंग आती है, ठीक है। और फिर यूरेथ्रा वाले सेक्शन से ये जो मूत्र होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये थी छोटी सी कहानी जहाँ मैंने आपको सर्जन तंत्र के बारे में बताया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और ये है इसका मेन डायग्राम जो हमने अभी वहाँ पर देखा, ठीक है। अब सुनो, क्या सुनोगे भाई, बहुत से एक कोशिक जीवन अपशिष्टों को शरीर की सतह से ही जल में विसर्जित कर देते हैं। अब यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कई सारे एक कोशिकीय क्या होते हैं बेटा, जीव होते हैं। क्या कहा मैंने आप सभी से कि कई सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, सो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी वो जो एक कोशिका है ना, वो हर चीज़ में हेल्प करेगी, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो पाचन हो, हर एक चीज़ में क्या करती है, सहायता करती है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। उनके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम थोड़ी ना है, उनके पास कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। तो बहुत से कोशिकीय जीव ही क्या करते हैं, इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करने का काम कर देते हैं। जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं, जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं ना, वो इस तरीके के काम को करने के लिए अपने विशिष्ट अंगों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम हो गए, हम बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं और हम हमारे शरीर में नाइट्रोजनी वज्र पदार्थों को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, इसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के लिए। आपकी NCERT में इस इमेज का यूज़ किया है मैंने, जो आपको बनाना सिखाया है, बस आप उसे ध्यान रखना, एक ही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सुनाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी कहानी को समझते हैं इसी की, कि भाई हमने क्या देखा, मनुष्य में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, वो क्या होता है, वृक्क, जिसे हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। इनसे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जी अंग भी होते हैं जो कि आपके सामने हैं, जैसे यूरेटर्स हो गए, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जैसे यूरेथ्रा हो गया। भाई मनुष्य में क्या होती है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी पाई जाती है। ये एक जोड़ी ही तो है मूत्रवाहिनी, पेयर में ही तो है। मनुष्य के शरीर में मूत्राशय होता है, ये रहा वो मूत्राशय। और मनुष्य के शरीर में एक क्या होता है, मूत्रमार्ग होता है। और एक चीज़ और, मानव शरीर में एक जोड़ी क्या होती है, किडनी होती है, पेयर में लेफ्ट एंड राइट 2 किडनी होती है। और हाँ, व्यक्ति ना एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम हमारे किडनी के बारे में जानने के लिए। मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाया जाता है, वृक्क यानी कि किडनी, जो उदर गुहा यानी कि जो एब्डोमेन कैविटी होती है ना, इसमें डायाफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों तरफ अदर सतह पर पतली, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं, ये लगी हुई उसमें होती है। कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको बताऊं, इन सेक्शन में जो है ये पाई जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि ये किस झिल्ली से घिरी हुई होती है, तो ये इसमें पेरिटोनियम नामक झिल्ली जो है वो पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर में, जो हमारे बॉडी में
अगर किडनी की बात करें या पूरा स्ट्रक्चर की बात करें, सो हमारा जो उदर गुहा होता है, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम कहाँ होता है, ये जो हम सांस लेते हैं अपने लंग्स से लेते हैं, और लंग्स का जो सबसे नीचे वाला सेक्शन होता है वही डायफ्राम होता है। ठीक है, हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़कर रखी है, इसी चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको। इनका मेन काम पता है क्या होता है, हमारे रुधिर में, रुधिर बोले तो बेटा किसमें, हमारे ब्लड में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे कि यूरिया होता है ना, इसका निस्यंदन यानी कि फिल्टरेशन करना होता है। अब पहली बात तो यूरिया अलग होता है, यूरिन अलग होता है। यूरिया में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो नहीं भी होनी चाहिए और जो है भी, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अब इसे अलग करना, फिल्टर करना, छानने की आवश्यकता है ताकि काम की चीज़ें अलग हो और जो काम की नहीं हो भाई वो हमारे शरीर से निकल जाए। तो इनका मेन काम रुधिर में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया की फिल्टरेशन करना होता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ ये मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्रित रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से निकल नहीं जाता। बिल्कुल सही, हमारी किडनी क्या करेगी, पूरी फिल्टरेशन के बाद जो मूत्र होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाती रहेगी यूरेटर के थ्रू। किसे पहुंचा देगी, तो ये पहुंचाती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर को, मूत्राशय को। और जब यहाँ पर ढेर सारा मूत्र कलेक्ट हो जाता है, हमें यूरिन की फीलिंग आती है। तब तक बाहर, जब यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा तो उसके पहले तक ये कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, मूत्राशय में। ठीक है, सो वृक्क में मूत्र बनने के मात्र मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्राशय से यह निकल नहीं जाता है। मूत्र के बाहर आने की इस प्रोसेस या प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, यूरिनेशन बोलते हैं। कई बार ऐसा होगा कि ये यूरिनेशन, मूत्रण शब्द जो है वो आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है, अब वृक्क की बाह्य संरचना की तरफ ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर हम बात करें किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेकर, सो ध्यान से सुने। वृक्क जो है भाई वो सेम के बीच के आकार के कत्थे भूरे लाल रंग की क्या होती है, एक संरचना होती है, यानी कि स्ट्रक्चर है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि किडनी क्या होती है, सो सेम के बीच के आकार के कत्थे भूरे लाल रंग की संरचना है और ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 2 से 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। पुरुष में जो किडनी का भार होता है, वृक्क का वेट होता है, देखो पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होता है ना। जैसे पुरुषों में 130 से 160 ग्राम होता है, वहीं स्त्रियों में 110 से लेकर 150 ग्राम होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि क्या पाई जाती है, हमारे किडनी के ऊपर ही एड्रीनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है भाई वो पाई जाती है। ओके, नाउ अब आते हैं मनुष्य में जो दायां वृक्क होता है ना, वो बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होता है और वृक्क का जो भीतरी किनारा है वो थोड़ा सा धसा हुआ सा होता है ना, थोड़ा हुआ सा धसा हुआ सा या अवतल या कॉन्केव, तथा बाहरी किनारा जो होता है वो उभरा हुआ या फिर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। अवतल भीतर की ओर धसकर एक गर्त बनाती है जो नाभिका या हाइलम या फिर हाइलस जो है वो कहलाती है। यहाँ से मूत्र नलिका निकलती है जो उदर के निचले भाग में स्थित थैलीनुमा मूत्राशय में जाकर खुलती है और प्रत्येक वृक्क जो है वो वृक्क धमनी के द्वारा रुधिर प्राप्त करता है और वृक्क शिरा के द्वारा वृक्क में परिशोधन या शुद्धिकरण के पश्चात रुधिर एकत्रित होकर पश्च महाशिरा में पहुंचाने का काम करता है, जिससे वो हमारे बॉडी में चला जाता है। दैट्स इट, ये हमारी वृक्क की कहानी हो गई। अब आते हैं मैम, ये जो आप इतनी देर से वृक्काणु कर रहे थे, नेफ्रॉन्स कर रहे थे, वो क्या है? पहली बात तो बेटा नेफ्रॉन्स अलग होते हैं, न्यूरॉन्स अलग होते हैं। नेफ्रॉन कैसे होते हैं? अलग। एंड न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? अलग। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहली बात तो ये न्यूरॉन हमारे पूरे बॉडी में जो है फैले हुए से होते हैं और मानव शरीर की, हमारे पूरे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल ये होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये होती है। वही नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होती है भाई? यूनिट होती है। क्या होती है? ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, सो प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं या वृक्काणु, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स,
ये पाए जाते हैं। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन केवल हमारी किडनी में पाई जाती है। और ये हमारी किडनी की क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ तथा पेशी तंतुओं में दबी हुई एवं फंसी हुई पाई जाती हैं। चलो ध्यान से देखो, इधर देखो, फटाफट से देखेंगे सभी। हमने क्या देखा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका होता है। मेन नाम जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। देखो, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। ये क्या है? ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये जो निकल कर जा रही है, यहाँ से ये जो निकल कर आ रही है, ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स है। ठीक है, हमने देखा रीनल आर्टरी के थ्रू जो ब्लड था, और ब्लड के साथ जो नाइट्रोजनी वजरे पदार्थ या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ थे, वो इससे होते हुए हमारे कहाँ जाएंगे? तो ये जाते हैं भैया बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है ना, ये है बोमेन्स कैप्सूल। हिंदी में जिसे हम पता है क्या बोलते हैं? तो सुनो, हिंदी में जिसे हम बोमेन्स संपुट बोलते हैं। ठीक है ना, बोमेन्स संपुट जिसे हम बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलस पता है क्या कहलाता है? सबको लगता है ये कोशिका का गुच्छा है, तो नहीं, बल्कि ये क्या होता है बेटा? तो ध्यान से सुनेंगे, ये केशिका गुच्छ होता है। ठीक है, क्या होता है? केशिका गुच्छ होता है। हमने क्या देखा फिर भाई? अब ये रीनल आर्टरी से क्या होगा? हमारे ब्लड के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो वो सब इसके पास जाती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ का ही ये मेन काम होता है कि वो इन सबको क्या कर दे? फिल्टर कर दे, यानी कि छान दे। तो क्या करेगी? उसे छानने का काम करेगी। और छानने के बाद जो ब्लड होगा ना, जो छानने के बाद जो काम की चीज़ें होंगी वो तो इस सेक्शन से होकर चली जाएंगी, लेकिन जो काम की चीज़ नहीं होंगी वो इस बोमेन्स कैप्सूल में जाकर क्या हो जाएंगी? स्टोर। बट एक प्रॉब्लम है, ये फिल्टरेशन की प्रोसेस या छानने की प्रक्रिया इतना तेज़ी में करता है कि कुछ काम की चीज़ें भी जो है वो छनकर किसके पास चली जाती हैं? बोमेन्स कैप्सूल। अब इसमें क्या क्या होता है जो छाना गया? जैसे कि ब्लड था, ब्लड में क्या क्या था? तो सुनो, जैसे कि आरबीसी हो गया, ठीक है, जैसे कि बेटा डब्ल्यूबीसी हो गया, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, ठीक है, जैसे कि यूरिया हो गया, जैसे कि ढेर सारा वाटर पानी हो गया, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, C6H12O मतलब ग्लूकोज हो गया। तो हमने क्या देखा? C6H12O5 जिसे हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें पाई गई। अब बात ऐसी है कि कुछ तो हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और भी चीज़ें थी, अन्य में लिख दो भाई, अदर, अन्य चीज़ें भी थी। तो हमने देखा भाई कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, तो फिल्टरेशन के प्रोसेस हुई, साथ में कुछ और भी चीज़ें चली गई। भाई ग्लूकोज चला गया। अब ऐसा थोड़ी ना फिल्टरेशन होना चाहिए कि हमारे बॉडी से हम हमारी एनर्जी वाली जो चीज़ें ग्लूकोज ही बाहर कर दें, नहीं कर सकते। तो पता है फिर क्या होता है? वापस से रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। रीएब्जॉर्प्शन की क्या होती है? प्रोसेस होती है। रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण बोलते हैं। सो पुनः अवशोषण की जो प्रोसेस होती है या प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से फाइनल फिल्टरेशन छानने की प्रोसेस होगी, जहाँ पर अब जो काम की चीज़ें हैं वो रीनल वेन के थ्रू हमारे बॉडी में चली जाएंगी, और जो काम की नहीं होंगी ना, वो ये कलेक्टिंग डक्ट की सहायता से, जिसे हम क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका बोलते हैं। सो इस संग्राहक नलिका की सहायता से किस में चली जाएंगी? इस कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका की सहायता से हमारे यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में यानी मूत्राशय में, और फिर यूरेथ्रा वाले सेक्शन से बाहर निकल जाएंगी। इस तरह से पूरी फिल्टरेशन की प्रोसेस है वो चलती है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो नेफ्रॉन है वो हमारी किडनी की, हमारे वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या है? इकाई है। ये संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों तथा पेशी तंतुओं में दबी एवं फंसी हुई सी पाई जाती है। इसमें रुधिर उच्च दाब से महीन केशिकाओं के जाल में, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ कहते हैं, में प्रवाहित कर होता है, जो प्याले नुमा बोमेन संपुट में द्वारा घिरा हुआ होता है। ये है हमारा बोमेन संपुट, और ये क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ही इसे फिल्टर यानी कि क्या करने का काम करता है? छानने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट से। ओके बेटा, तो अब ध्यान से सुनो। अब इसके आगे की कहानी हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पार्ट और है। सो बोमेन संपुट विशिष्ट
चपटी पोडोसाइट कोशिकाओं का बना होता है। सबसे पहले के जो बोमेन संपुट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। और ये किसका बना होता है? सो ये पोडोसाइट सेल जो होती हैं उनका बना हुआ होता है, जो निस्यंदन में बेसिकली जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ना, उसमें हेल्प करता है। इसी के साथ केशिका गुच्छ एवं बोमेन संपुट को सम्मिलित रूप से मेलपीछी कणिका जो होती है यही कहते हैं। क्या बोला है? जो केशिका गुच्छ होती है और जो बोमेन संपुट होता है, इसको अगर हम सम्मिलित रूप से बात करें तो ये क्या कहलाती है? मेलपीछी कणिका कहलाती है। ये कुंडलित नलिकीय भाग से जुड़ा हुआ होता है और ये कुंडलित भाग 3 भागों में विभक्त होता है। एक तो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक होता है हैनलीज लूप या हैनली पॉश के नाम से भी जाना जाता है, और एक क्या होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। एक्चुअली में ये इन वाले सेक्शंस को ही 3 पार्ट में डिवाइड करके बता रहे हैं। और जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है वो संयुक्त संग्राहक नलिका में ही यहाँ पर जो जाकर है वो खुलती है। कौन? दूरस्थ कुंडलित नलिका, है ना। और दैट्स इट। और फिर ये वाला सेक्शन तो क्या होता है भाई? हमारा कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका तो है ही, जैसा कि अभी हमने इसे यहाँ पर जाना है ना। क्या होता है ना बेटा, अब ये वाला सेक्शन तो जैसे हमने पढ़ लिया, अब छोटी सी चीज है, बस वो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं हम। और वो छोटी सी चीज क्या है? सो भाई वो है कृत्रिम वृक्क अपहोहन, कृत्रिम वृक्क या जिसे हम अपहोहन के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है? तो सुनो, उत्तरजीविता के लिए वृक्क जो है वो जैव अंग है। बिना वृक्क के, बिना किडनी के हम ऑब्वियसली नहीं रह सकते हैं। किडनी हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, एक किडनी पर व्यक्ति जिंदा रह सकता है, पर विदाउट दोनों किडनी के बिना तो नहीं ही रह सकता। सो उत्तरजीविता के लिए वृक्क जो है, बिल्कुल सही बोला है, जैव अंग है। और कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या फिर वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं भाई? कम कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वृक्क से संबंधित कुछ बीमारियां ही हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो वृक्क के काम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं, जिससे इसका काम क्या होता है? अफेक्ट होता है। सो कई कारक जैसे संक्रमण हो गए, आघात या फिर वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, जिस तरह से रुधिर का प्रवाह होता है वैसे ना होकर सीमित रुधिर प्रवाह या फिर वृक्क की क्रियाशीलता को ये कैसे करते हैं? कम कर देते हैं। ये शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, बिल्कुल सही बोला है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अब एक बात बताओ, हमने वृक्क का पूरा काम जाना, हमने जाना कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। कैसे वो बाहर निकलती हैं? जस्ट अभी मैंने आपको वो चीज पूरी एक्सप्लेन की है या नहीं की है? अच्छे से एक्सप्लेन की है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा किडनी सही से काम नहीं करेगी, किडनी जो है उसके सारे जो फंक्शंस है वो नहीं हो पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे शरीर में विषैला अपशिष्ट जो है वो स्टोर होता रहेगा, संचित होता रहेगा, जिससे व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो वो कृत्रिम आर्टिफिशियल हम बोल सकते हैं किडनी, उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और एक कृत्रिम जो वृक्क होता है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपहोहन के द्वारा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? जनरली डायलिसिस बोलते हैं, डायलिसिस के थ्रू जो है उसको बाहर किया जाता है ना। और शुद्धिकृत रुधिर वापस जो है वो हमारे बॉडी में चला जाता है और शरीर में पंपित कर दिया जाता है। ये वृक्क के कार्य के समान ही होता है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्अवशोषण नहीं होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, पुनर्अवशोषण या पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन, ऐसा कुछ भी यहाँ पर डायलिसिस में नहीं होता है। ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन डेली की बात करें, 180 लीटर से लेकर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में ही होता है। और एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का जो आयतन होता है वो एक्चुअली में 1 या 2 लीटर होता है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है। क्लियर। अब कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से बना होता है। आप समझ रहे हो किससे मिलकर बना है? मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ कि जो कृत्रिम वृक्क होता है ना, वो बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये नलिकाएं अपहोहन यानी जो डायलिसिस होता है इसके अपहोहन द्रव्य से भरे टंकी में क्या होती है? लगी होती है। और इस द्रव्य का परासरण दाब जो होता है वो रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन या अपशिष्ट नहीं होते हैं। देखो, ये तो पहले ही तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि जो आर्टिफिशियल किडनी का काम है डायलिसिस के थ्रू जो होता है, और हमारी जो एक्चुअल किडनी का काम है
पॉसिबल है क्या कि दोनों बिल्कुल सेम काम करेंगे? नहीं है पॉसिबल। अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है ना, तो वो कोई सामान्य बात नहीं होती है, ये बहुत सीरियस बात होती है। आप सोचो कि हमारे पास 2 किडनी होती हैं, पर्सन एक पे ही जिंदा रह जाता है, एक पे जिंदा रह सकते हैं, पर इनके जो काम होंगे वो दोनों इक्वली होंगे, समान होंगे, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? सो इस द्रव का परासरण दाब जो होता है वो रुधिर जैसा ही होता है ना, ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन या अपशिष्ट नहीं होता है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से ही क्या किया जाता है? प्रवाहित कराते हैं, और इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव से क्या हो जाते हैं? बाहर द्रव में आ जाते हैं, अपोहन द्रव में जो है वो आ जाते हैं। और वहीं अगर मैं अब आपको बात करूं पादपों में उत्सर्जन की, है ना, अब मैं अगर बात करूं किस चीज की? पादपों में उत्सर्जन की। सो ध्यान से सुनो, एक लास्ट कहानी जो है इस सेक्शन की मैं आपको बताने जा रही हूं, और वो क्या है? पादपों में उत्सर्जन। थोड़ा सा ही है। जैसे हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलते हैं, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, उनके शरीर से भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उत्सर्जित होती हैं, है ना। अब वो क्या है? सो पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां जो हैं वो प्रयुक्त करते हैं। पादप जो होते हैं ना, वो हमारी तरह एक्सक्रीशन नहीं करते, इनके पास थोड़ी ना किडनीज होती हैं, तो इनका उत्सर्जन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है, और हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, हमें पता है पादपों में बहुत से ऊतक डेड भी होते हैं, है ना, वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं ऑब्वियसली, और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है वो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में ये चीज़ होती है कि उनके कुछ ऊतक जो होते हैं वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। अब वे बच्चा जिन्हें ये चीज़ नहीं पता है, बेटा पढ़ाया है हमें ये क्लास 9th में, इवन मैंने आपको ये सेल वाले सेक्शन में भी पढ़ाया था 9th क्लास में, इवन मैंने आपको ये क्लास 9th के ही टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो बहुत से पादप जो होते हैं वो अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में क्या करते हैं? संचित रहते हैं, क्योंकि इसका काम ही होता है कि उसे स्टोर करके रखना, ठीक है। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली जो पत्तियां होती हैं ना, उनमें भी अपशिष्ट उत्पाद जो है भाई वो संचित रहते हैं, यानी कि स्टोर रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन और गोंद की बात करें, गेंद नहीं भाई, गोंद की बात करें, इसके रूप में विशेष रूप से जाइलम में जाकर संचित रहते हैं, और पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास की मृदा में जाकर क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आते हैं अब अंगदान की तरफ। पहले तो मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बता दिया कि भाई प्लांट्स में भी क्या होता है? एक्सक्रीशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है जैसे हमारे बॉडी में हो रहा होता है ना। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसा होता है? डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। लास्ट आते हैं अंगदान की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिसका दान दे सकते हैं। चलो थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। अंगदान एक उदार कार्य है, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भाई वो चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, शरीर के हर एक अंग हैं। हम कई बार बोलते हैं कि हमारा जीवन जो है बड़ा नीरस चल रहा है, इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई एक बार उन लोगों से जाकर मिलो जिनके पास बॉडी के कुछ पार्ट्स ही नहीं है, या कह सकते हैं कि शरीर का कोई 1 या 2 अंग जो है वो सही से काम नहीं करते या होते ही नहीं है। तो भाई उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और अगर हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट उनको मिलने से वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, सुधर सकती हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जा सकता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। बिल्कुल सही बोला है कि हम ऐसे व्यक्ति को अंगदान कर सकते हैं। यह दान दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मूड बना कि अंगदान करने जाना है, उठे सुबह निकले जो और अंगदान है वो कर आ गए। भाई आपकी सहमति तो चाहिए ही, लेकिन पेरेंट्स की भी, परिवार वालों की भी क्या लगती है? सहमति लगती है। अंग और ऊतक दान में दान दाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखाती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एज कोई भी हो, ये सब मैटर नहीं करता है। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचाए या फिर क्या कर सकता है? ऑब्वियसली बदल सकता है।
ग्राही के अंग जो हैं खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है और अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में जो है प्रत्यारोपित किया जाता है। एक के शरीर का जो अंग है वो निकालकर दूसरे में प्रत्यारोपित किया जाता है, बट इतनी डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें पहले तो टेस्ट होती हैं। सामान्य प्रत्यारोपण में क्या आ सकता है भाई, किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जा सकता है। कॉर्निया हमारी आँख का सबसे बाह्य भाग होता है, पूरी आँख डोनेट नहीं की जाती है, आँख का सबसे बाह्य भाग कॉर्निया होता है जिससे लाइट रेज प्रकाश की किरण सबसे पहले टकराती है। गुर्दे हो गए, दिल हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गए, फेफड़े हो गए, आंत हो गई और अस्थि मज्जा बोन मेरो शामिल है। ठीक है ना। सो बाय दैट्स इट, है ना। और यहाँ पर ये फाइनली होता है हमारा फिनिश, है ना। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स जो डोनेट करने की बात की जा रही है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद ही डोनेट किए जाते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुंह उठाओ और पार्ट्स को डोनेट करने चले गए, फैमिली की सहमति भी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो कुछ पार्ट जो होते हैं वो मृत्यु के बाद ही डोनेट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे लिवर का कुछ पार्ट हो गया या किडनी हो गई, इसे जिंदा रहते भी क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ साथ ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी और ये प्यारे प्यारे से कमेंट्स आपको ज़रूर करने हैं। थैंक यू क्लास।